We are studying the first year chemistry textbook और हमने प्रीवियसली हमने ये डिस्कस किया था कि केमिकल बॉन्ड क्या होता है, केमिकल बॉन्ड के कितने टाइप्स होते हैं। हमने आयोनिक बॉन्ड भी डिस्कस किया था, कोवलेंट बॉन्ड भी डिस्कस किया था। उसके बाद हम इस नतीजे पे पहुंचे थे कि कोवलेंट बॉन्ड एक्चुअली म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की वजह से जो ना फॉर्म होता है। तो हमने फिर एक क्वेश्चन किया था कि हमारा जो म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रही है दो एटम्स के बीच में, वो आखिर उसका प्रोसेस क्या होता है, वो किस तरीके से होती है, वे क्या होता है, मेथड क्या होता है। तो हमने कहा था वो मेथड हमें दो थ्योरीज बताती है। एक हम कहते हैं वैलेंस बॉन्ड थ्योरी और दूसरे का नाम हमने दिया था कि दैट इज मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी। आज जो हम टॉपिक पढ़ने चाह रहे हैं वो हमारी पहली थ्योरी है, दैट इज वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। और वैलेंस बॉन्ड थ्योरी जो है वो प्रपोज की थी हिटलर और एंड मिस्टर लंडन ने इन 1927। अच्छा जी, ये है मिस्टर हिटलर साहब और ये जो इनक वाले हैं ये हैं मिस्टर लंडन। इन दोनों ने मिलकर ये थ्योरी प्रपोज की थी। इन्होंने एक्चुअली हमें ये बताया था कि आखिर म्यूचुअल शेयरिंग इलेक्ट्रॉन की किस तरह से होती है। इनके मुताबिक, इनकी थ्योरी के मुताबिक यानी बीबीटी के मुताबिक, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी के मुताबिक एक्चुअली होता ये है कि दो ऐसे एटॉमिक ऑर्बिटल्स जिनमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन मौजूद हों वो आपस में इंटरेक्ट करते हैं। ठीक है, कैसे इंटरेक्ट करते हैं कि वो जो हाफ फील्ड इलेक्ट्रॉन एटॉमिक ऑर्बिटल्स उनको कह सकते हैं, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कंटेनिंग ऑर्बिटल्स उनको कह सकते हैं। वो ऐसे इंटरेक्ट करते हैं कि वो एक दूसरे के साथ ओवरलैप कर लेते हैं। ठीक है, ओवरलैप करने के नतीजे में क्या होता है कि उनके दरमियान एक रीजन ऑफ ओवरलैप जनरेट हो जाता है और इस रीजन ऑफ ओवरलैप में वो अपने इलेक्ट्रॉन्स को पेयर अप कर देते हैं। ठीक है जी, जैसे कि इस केस में अगर आप देखें तो हमारे पास एक हाइड्रोजन है जिसके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन s ऑर्बिटल में मौजूद है और दूसरा हमारा फ्लोरीन है जिसका एटॉमिक ऑर्बिटल है 2p जिसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन मौजूद है। तो अब जब भी वो शेयरिंग करने जाएंगे ये दोनों एटम्स, अगर हाइड्रोजन और फ्लोरीन चाहते हैं कि शेयरिंग करें इलेक्ट्रॉन्स की, तो क्या होगा कि इनके जो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कंटेनिंग, जिनमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन मौजूद हैं, वो ऑर्बिटल्स एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट करेंगे। वो ऑर्बिटल्स एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट इस तरह से करेंगे कि वो ओवरलैप कर लेंगे। ओवरलैप का मतलब होता है पेनिट्रेट कर जाना। जैसे कि अगर आप देखें ये एस ऑर्बिटल है हमारा, वो स्फेरिकल शेप होता है। एस ऑर्बिटल की ये बाउंड्री है। अगर इस बाउंड्री को मैं ट्रेस करता जाऊं तो जब ये यहाँ पे पहुंचता हूं तो मुझे फील होता है कि ये एक्चुअली मैं पी ऑर्बिटल के प्रीमिसेस में भी घुस गया हूँ। ठीक है जी, तो ऐसे ही मैं अगर पी ऑर्बिटल को ट्रेस करता जाऊं उसकी बाउंड्री को, तो मुझे लगेगा कि मैं एक्चुअली एस ऑर्बिटल के प्रीमिसेस में भी घुस गया हूं। तो ये जो एक दूसरे में अंदर घुस गए हैं दोनों ऑर्बिटल्स, इस पेनिट्रेट हो गए हैं, इस पेनिट्रेशन का नाम है ओवरलैपिंग ऑफ द ऑर्बिटल्स। तो अकॉर्डिंग टू वैलेंस बॉन्ड थ्योरी जो कि हिटलर एंड लंडन ने दी थी, एक्चुअली होता ये है कि म्यूचुअल शेयरिंग तब होती है जब दो एटॉमिक ऑर्बिटल्स जिनमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन मौजूद हों वो एक दूसरे के साथ ओवरलैप कर लेते हैं। ठीक है जी, और जो इलेक्ट्रॉन्स हैं इन दोनों ऑर्बिटल्स के, वो अब कहाँ पे रहेंगे, वो अब इसी रीजन में रहेंगे जहां पे ये क्या हो रही है, ओवरलैपिंग हो रही है। तो अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी, एक्चुअली अगर हम डिफाइन करें कोवेलेंट बॉन्ड क्या होता है, अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी कोवेलेंट बॉन्ड एक्चुअली ओवरलैपिंग ऑफ द एटॉमिक ऑर्बिटल्स दैट कंटेन द अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है जी, तो इसमें ये है कि ठीक है, ये हमारा एक दोनों ऑर्बिटल्स ने ओवरलैप किया। हमारे दोनों ऑर्बिटल्स के ओवरलैप करने के बाद एक रीजन बना, रीजन ऑफ ओवरलैप। उस रीजन ऑफ ओवरलैप में इन दोनों ऑर्बिटल्स के इलेक्ट्रॉन्स ने पेयर अप कर लिया, वहां पे अब मौजूद रहेंगे मोस्ट ऑफ द टाइम। ठीक है जी, अब ये वाला जो दोनों पेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हैं ये क्या हाइड्रोजन की प्रॉपर्टी है या ये फ्लोरीन की प्रॉपर्टी है? हाँ जी, ये अब दोनों की प्रॉपर्टी है, दोनों एटम्स की प्रॉपर्टी है। अब अगर मैं आपसे पूछूं कि फ्लोरीन के पास कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हैं, तो आप कहेंगे जी फ्लोरीन के पास कोई अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है, उसके सारे पेयर्ड इलेक्ट्रॉन हैं, ये दोनों इलेक्ट्रॉन भी उसके ही काउंट होंगे। और जब उसके पास सारे पेयर्ड इलेक्ट्रॉन है दैट मींस इट इज स्टेबल। इसी तरह अगर हाइड्रोजन का भी पूछूं आपको कि कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, तो आप कहेंगे उसके पास कोई अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है, क्योंकि ये दोनों इलेक्ट्रॉन जो कि पेयर बन चुका है, ये पेयर एक्चुअली हाइड्रोजन का पेयर भी है। ठीक है जी, पर ठीक है ऑर्बिटल्स ओवरलैप करते हैं और उस रीजन ऑफ ओवरलैप बनता है और उस रीजन ऑफ ओवरलैप में ये इलेक्ट्रॉन्स पेयर अप हो जाते हैं। बट इस थ्योरी के मुताबिक
हमेशा ऑर्बिटल्स फिर भी एटॉमिक ऑर्बिटल्स अपने सेम स्टेट में मौजूद रहते हैं। ऐसा नहीं होता कि एटॉमिक ऑर्बिटल्स खत्म हो जाए। जैसे इस केस में आप अगर देखें तो ये ओवरलैपिंग तो ठीक है हो गई है, पर एस ऑर्बिटल हमारा फिर भी मौजूद है, पी ऑर्बिटल हमारा फिर भी मौजूद है। जस्ट एक रीजन ऑफ ओवरलैप डेवलप हो जाएगा, एटॉमिक ऑर्बिटल खत्म नहीं होगा अकॉर्डिंग टू दिस। ठीक है जी। और ये थ्योरी क्योंकि कहती है कि कोवेलेंट बॉन्ड एक थ्योरी है ही ओवरलैपिंग ऑफ द एटॉमिक ऑर्बिटल्स, तो फिर ओवरलैपिंग को अगर हम समझ लें तो हमें समझ आ जाएगा कि इस थ्योरी क्योंकि बेस ही ओवरलैपिंग है, ओवरलैपिंग अगर समझ लें तो हमें समझ आ जाएगा कि ये थ्योरी क्या कहना चाहती है आपसे। ओवरलैपिंग का क्या मतलब होता है, उसको कैसे डिफाइन करते हैं कि दो ऑर्बिटल्स एक दूसरे के साथ ओवरलैप कर लें तो इसका मतलब है वो एक दूसरे में पेनिट्रेट हो जाए, एक दूसरे में घुस जाए। द पेनिट्रेशन ऑफ ऑर्बिटल्स इन ईच अदर इज कॉल्ड ओवरलैपिंग ऑफ ऑर्बिटल्स। ठीक है जी। अब आगे चलते हैं। अब ठीक है, हमने मान लिया कि एटॉमिक ऑर्बिटल्स एक दूसरे के साथ ओवरलैप करते हैं। कितने तरीके से ओवरलैप कर सकते हैं? हम कहेंगे कि दो तरीके से ओवरलैप कर सकते हैं। एक तो वो हेड टू हेड ओवरलैपिंग कर सकते हैं। ठीक है जी। हेड टू हेड ओवरलैपिंग का क्या मतलब है अभी समझते हैं। ये दोनों ऑर्बिटल्स आपको जो दिखाई दे रहे हैं उनके बारे में हम पढ़ चुके हैं कि ये हमारे पी ऑर्बिटल्स। ठीक है जी। ये पी ऑर्बिटल्स हमारे जो हैं इनके बारे में अगर इनकी स्ट्रक्चर को अगर हम देखें तो ये इनके हेड्स बनते हैं। ठीक है जी। इनके लोब्स के ये हेड बनते हैं और ये इनके लोब्स के साइडवेज बनते हैं। ठीक है। अगर दो एटम्स हैं, ये एक एटम है एटम ए, उसका ये पी ऑर्बिटल है, ये एटम बी है उसका ये पी ऑर्बिटल है। अगर ये दोनों एटम्स अब एक दूसरे के साथ, इन दोनों में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन अगर इन पी ऑर्बिटल्स में मौजूद हो, ये दोनों एटम्स अब चाहते हैं कि हम एक दूसरे के साथ म्यूचुअल शेयरिंग करें, इन दोनों की ये पी ऑर्बिटल्स एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट करें। इंटरेक्ट करने के नतीजे में क्या करें कि ये इनके हेड्स ओवरलैप कर जाएं। ये इसका हेड, ये इसका हेड, ये यहाँ पे ओवरलैपिंग रीजन बन गया। ठीक है जी। अगर इनके हेड्स ओवरलैप कर जाएं तो हम इसको कहेंगे हेड टू हेड ओवरलैपिंग। और जब हेड टू हेड ओवरलैपिंग हो गई तो इसका मतलब ये कोवेलेंट बॉन्ड बन गया। ठीक है जी। ऐसा कोवेलेंट बॉन्ड जो कि हेड टू हेड ओवरलैपिंग की वजह से बनता है उसको हम एक टर्म देते हैं सिग्मा बॉन्ड। तो हेड टू हेड ओवरलैपिंग होगी तो हम कहेंगे दैट इज सिग्मा बॉन्ड। ठीक है। दूसरी टाइप की कौन सी ओवरलैपिंग हो सकती है? दूसरा कौन सा है कि वो साइडवेज जो है ऑर्बिटल की जो साइडवेज है वहां से ओवरलैपिंग हो जाए। जैसे कि हम ये दो ऑर्बिटल्स ले लेते हैं, ये एक एटम का ऑर्बिटल है, ये दूसरे एटम का पी ऑर्बिटल है। ये दोनों अब क्या करें, ये दोनों अगर ओवरलैप करें तो इनके जो ये साइडवेज हैं ये दोनों ओवरलैप करें, ये साइडवेज ओवरलैप कर रहे हैं। इनके हेड्स, ये जो हेड्स हमने डिसाइड किए थे ये हेड्स ओवरलैप नहीं कर रहे बल्कि इनके साइडवेज से ओवरलैपिंग हो रही है, साइड से ओवरलैप कर रहे हैं दोनों। ठीक है जी। तो अगर साइडवेज से ओवरलैपिंग है वो तो इसको हम कहते हैं क्या, एक कौन सा वाला बॉन्ड बना है, ये पाई बॉन्ड बना है। ठीक है जी। ऐसा कोवेलेंट बॉन्ड जो कि ओवरलैपिंग ऑर्बिटल्स के ओवरलैपिंग हो पर किस तरह की साइडवेज ओवरलैपिंग हो, उस तरह के बॉन्ड को हम कहते हैं पाई बॉन्ड। ठीक है। साइडवेज ओवरलैपिंग का मतलब है कि पाई बॉन्ड आपका मौजूद है, पाई बॉन्ड आपका बन चुका है। ठीक है जी। अच्छा, एक और इंटरेस्टिंग टॉपिक है इसी में कि हाँ, एक हमारा जो होता है ना इंटर न्यूक्लियर एक्सिस, ये टर्म हमें डिफाइन करना लाजमी है। अगर दो एटम्स एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट कर रहे हैं तो उनके इंटरेक्टिंग एटम्स के दो न्यूक्लियाई मौजूद है हमारे। ठीक है। उन दोनों न्यूक्लियाई के पैरेलल, बिल्कुल उनके न्यूक्लियाई को मिलाने के लिए एक हम लाइन ड्रा करें। ठीक है। जो कि एक न्यूक्लियाई से शुरू हो दूसरे न्यूक्लियाई पे खत्म हो, इस न्यूक्लियाई दोनों को जो मिलाने वाली लाइन है इसको हम कहते हैं इंटर न्यूक्लियर एक्सिस। ठीक है जी। ये इंटर न्यूक्लियर एक्सिस जो कि दोनों न्यूक्लियस को न्यूक्लियाई को आपस में मिला रही है, अगर अब बॉन्डिंग ऐसी हो, दोनों दो ऑर्बिटल्स ऐसे जो कि अभी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कंटेनिंग है, वो दोनों एटम्स के डिफरेंट एटम्स के दो ऑर्बिटल्स आए, एक दूसरे के साथ ओवरलैप करें। और ओवरलैप कहाँ पे करें? बिल्कुल उसी लाइन पे करें जो लाइन किसको मिला रही है, दोनों न्यूक्लियाई को मिला रही है। तो जिस लाइन को हमने कहा इंटर न्यूक्लियर एक्सिस, यानी कि इनकी ओवरलैपिंग इंटर न्यूक्लियर एक्सिस पे ही हो, अलोंग दी न्यूक्लियर इंटर न्यूक्लियर एक्सिस हो, ऐसी ओवरलैप को हम हेड टू हेड ओवरलैपिंग कहते हैं। तो हेड टू हेड ओवरलैपिंग को हम इस तरह से भी डिफाइन कर सकते हैं कि ऐसी ओवरलैपिंग जो कि इंटर न्यूक्लियर एक्सिस पे हो ओवरलैपिंग,
ठीक है, ओवरलैपिंग जो रीजन बन रहा है वो इंटरन्यूक्लियर एक्सिस पे ही बन रहा है, तो इसको हम कहेंगे कि ये हेड टू हेड ओवरलैपिंग हुई है। ये इंटरन्यूक्लियर एक्सिस हमारा, ये रीजन हमारा बना, ये हमारा रीजन जो बना है दैट इज ओवरलैपिंग रीजन। ये ओवरलैपिंग रीजन जो बना है वो किस लाइन पे बना है, इस लाइन पे बना है। ये कौन सी लाइन है, इंटरन्यूक्लियर एक्सिस। ठीक है जी, तो हम यानी सिग्मा बॉन्ड को अब ऐसे डिफाइन करेंगे दूसरे तरीके से कि ऐसा बॉन्ड, ऐसा कोवेलेंट बॉन्ड जिसमें ओवरलैपिंग जो है वो अलोंग द इंटरन्यूक्लियर एक्सिस हो, उसको हम कहते हैं सिग्मा बॉन्ड, दैट इज हेड टू हेड ओवरलैपिंग। तो इसको हम कहेंगे अलोंग द इंटरन्यूक्लियर एक्सिस। हेड टू हेड ओवरलैपिंग इज एक्चुअली अलोंग द इंटरन्यूक्लियर एक्सिस। यहाँ पे आ जाते हैं, यहाँ पे इंटरन्यूक्लियर एक्सिस हमारा ये लाइन हमने ड्रा की हुई है। क्या इसी पे ओवरलैपिंग हो रही है, नहीं, ओवरलैपिंग रीजन तो यहाँ पे है, दैट इज पैरेलल टू दिस बट नॉट ऑन दिस लाइन। ठीक है, तो ऐसी ओवरलैपिंग जिसमें जो ओवरलैपिंग रीजन है वो पैरेलल टू इंटरन्यूक्लियर एक्सिस हो, तो ऐसी ओवरलैपिंग को हम कहते हैं साइडवेज ओवरलैपिंग। यानी साइडवेज ओवरलैपिंग या पाई बॉन्ड जो होता है वो एक्चुअली ओवरलैपिंग होती है पैरेलल टू इंटरन्यूक्लियर एक्सिस। अच्छा जी, तो हम यानी हेड टू हेड ओवरलैपिंग को अब हम सिग्मा बॉन्ड ही कह सकते हैं, और उसको ऐसे भी कह सकते हैं कि ओवरलैपिंग अलोंग द इंटरन्यूक्लियर एक्सिस। कुछ मिसाल ले लेते हैं, जैसे कि हाइड्रोजन हाइड्रोजन अगर एक दूसरे के साथ बॉन्ड बनाना चाहे, हाइड्रोजन दोनों हाइड्रोजन के पास एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन मौजूद है, किस ऑर्बिटल में, 1s ऑर्बिटल में, इसके पास भी 1s ऑर्बिटल में मौजूद है, और s ऑर्बिटल का शेप क्या होता है, स्फेरिकल। ठीक है, ये दोनों s ऑर्बिटल्स जो है एक दूसरे के साथ अगर ओवरलैप करेंगे तो ये एक बॉन्ड बन जाएगा दोनों के दरमियान। ठीक है जी, और ये जो बॉन्ड बना है, ये बॉन्ड एक्चुअली अगर ओवरलैपिंग के टर्म्स में हम बताएं तो क्या बताएंगे कि ये एक्चुअली s टू s ओवरलैपिंग हुई है, s ऑर्बिटल टू s ऑर्बिटल ओवरलैपिंग हुई है, तो इसको कहेंगे एस एस ओवरलैपिंग सिंपली। दूसरा बॉन्ड ले लेते हैं हम, दूसरा एग्जांपल कि हाइड्रोजन अगर फ्लोरीन के साथ बॉन्ड बनाना चाहता है तो क्या होगा कि हाइड्रोजन के पास क्या मौजूद है, 1s में एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन मौजूद है, और फ्लोरीन के पास क्या मौजूद है, एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 2p में मौजूद है। तो p2p जो होता है वो डम्बेल शेप होता है, वो स्फेरिकल शेप होता है। ये दोनों ऑर्बिटल्स एक दूसरे के साथ ओवरलैप करेंगे, ये हेड टू हेड ओवरलैपिंग भी हो रही है, ये अलोंग द न्यूक्लियर इंटरन्यूक्लियर एक्सिस भी हो रही है, तो इसको हम क्या कहेंगे, ये सिग्मा बॉन्ड ही बन रहा है इनके दरमियान। और ये जो ओवरलैपिंग हुई है, इस ओवरलैपिंग को इन टर्म्स ऑफ ऑर्बिटल्स क्या कहेंगे कि एस पी ओवरलैपिंग हुई है, एस और पी, एस टू पी ओवरलैपिंग हम इसको कहेंगे, एस और पी ऑर्बिटल्स इन्वॉल्व हैं इस ओवरलैपिंग में। ठीक है जी, तीसरा एग्जांपल हम ले लेते हैं कि फ्लोरीन फ्लोरीन अगर एक दूसरे के साथ बॉन्ड बनाना चाहती है, तो एक फ्लोरीन के पास क्या मौजूद है, 2p में एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, दूसरे के पास भी 2p में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, दोनों डम्बेल शेप हमारे p ऑर्बिटल्स आ गए, और ये अलोंग द न्यूक्लियर इंटरन्यूक्लियर एक्सिस बॉन्ड बना रहे हैं, ओवरलैपिंग कर रहे हैं, और इस ओवरलैपिंग को हम क्या कहेंगे, p ओवरलैपिंग, सिंपल एज दैट। अच्छा जी, अब अगर हमसे पूछा जाए कि आप हमें बताएं कि हेड टू हेड ओवरलैपिंग सिग्मा बॉन्ड या ओवरलैपिंग अलोंग द इंटरन्यूक्लियर एक्सिस कितने टाइप्स की हो सकती है, तो हम कहेंगे 3 टाइप्स की हो सकती है। पहला टाइप एस एस ओवरलैपिंग हो सकती है, दूसरा टाइप एस पी ओवरलैपिंग हो सकती है, और तीसरा टाइप है हमारी पी पी ओवरलैपिंग हो सकती है। समझ आ गया, इज इट ओके, इज इट इजी, यस इट इज इजी। क्या ये यहाँ पे खत्म है, नहीं, बट इट्स नॉट दैट इजी। अब एक क्वेश्चन आता है कि क्या सारी जो ओवरलैपिंग हो रही है सभी इक्वल स्ट्रेंथ की ओवरलैपिंग हो रही है, यानी एस एस ओवरलैपिंग के नतीजे में जो बॉन्ड बनेगा वो भी इक्वली स्ट्रांग होगा, एस पी के नतीजे में बनेगा वो भी इक्वली स्ट्रांग होगा, और पी के नतीजे में बनेगा वो भी इक्वली स्ट्रांग होगा। द आंसर इज बिग नो। सो कैसे पता चले, अब अगर आंसर नो है तो फिर हमारा क्वेश्चन नेक्स्ट आता है कि कौन सी ओवरलैपिंग ज्यादा स्ट्रांग होगी, ये कैसे पता चलेगा। इसका आंसर हमने प्रीवियस चैप्टर में पढ़ लिया हुआ है, दैट इज चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन इन द ऑर्बिटल्स। ठीक है जी, कैसे चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन हमने पढ़ा हुआ है कि एस ऑर्बिटल जो होता है
उसको अगर इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के थ्रू देखा जाए तो इस ऑर्बिटल के रीजन में हमें हर तरफ डॉटेड स्ट्रक्चर जो ना स्ट्रक्चर्स नजर आएंगे, यानी कि इलेक्ट्रॉन हर तरफ नजर आएगा। इसको हमने इसके सर्किल देके इस ऑर्बिटल का शेप में डॉट डॉट दे दिए कि यानी इलेक्ट्रॉन इस ऑर्बिटल में हर जगह मौजूद है। ठीक है, जब इलेक्ट्रॉन की प्रोबेबिलिटी हर जगह इक्वल हो तो हम उसको कहते हैं यूनिफॉर्म चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन इन द ऑर्बिटल। इस ऑर्बिटल में यूनिफॉर्म चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन होती है। अगर हम आए पी ऑर्बिटल पे तो हमने कहा था कि लोब्स में तो प्रोबेबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन ज्यादा है दोनों में, पर एक ऐसा रीजन होता है इन दोनों लोब्स के दरमियान जिसको हम नोड कहते हैं, और उस नोड में एक्चुअली प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन इज जीरो। इसका मतलब क्या हुआ कि पी ऑर्बिटल सारे में इलेक्ट्रॉन आपको नहीं मिल सकता, पी ऑर्बिटल में आपको लोब्स में मिल सकता है, यानी कि पी ऑर्बिटल में यूनिफॉर्म चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन नहीं है, तो उसको क्या कहेंगे, डायरेक्शनल चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। ओके, तो अब हमें समझ आ गया कि चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन बेसिकली क्या होती है। चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन दोनों ऑर्बिटल्स में क्या होती है, दो डिफरेंट ऑर्बिटल्स में, एक पी ऑर्बिटल हमारा, एक एस ऑर्बिटल बनता है। ठीक है, इसी चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के कॉन्सेप्ट को यूज करते हुए अब हम ये बताते हैं, इस क्वेश्चन का जवाब देते हैं कि भाई कौन सा ऑर्बिटल में और कौन सी ओवरलैपिंग में स्ट्रांग होगी। जैसे कि ये एग्जांपल अगर हम लें, ये हम कहते हैं कि भाई पी ऑर्बिटल है एक फ्लोरीन का एंड हाइड्रोजन है हमारी, हाइड्रोजन का जो ना एस ऑर्बिटल है। ये दोनों अगर ओवरलैप करेंगे एस ऑर्बिटल में चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन क्या है, चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन यूनिफॉर्म है, यानी कि ये वाला इलेक्ट्रॉन एक्चुअली हर जगह इक्वल प्रोबेबिलिटी रखता है होने की, जितनी इधर होना की उसकी प्रोबेबिलिटी उतनी इधर होने की भी प्रोबेबिलिटी है। जबकि पी ऑर्बिटल में जहाँ पे डायरेक्शनल डिस्ट्रीब्यूशन यानी कि इस लोब में लोब वाले पोर्शन में वो ज्यादा रहेगा, इसका मतलब है ये ओवरलैपिंग रीजन भी तो लोब में ही आ रहा है, तो इसका मतलब इधर उसकी प्रोबेबिलिटी बनिस्बत एस ऑर्बिटल के ज्यादा है। ठीक है जी, तो अब इलेक्ट्रॉन्स एटम्स एक दूसरे के साथ ओवरलैप क्यों कर रहे हैं, इसीलिए कर रहे हैं कि जो ओवरलैपिंग रीजन है उसमें इलेक्ट्रॉन रहे ताकि दोनों को स्टेबिलिटी मिल सके। पर अगर इलेक्ट्रॉन कम अरसे के लिए रहता है, इलेक्ट्रॉन इतना ज्यादा वहां पे मौजूद नहीं रहता, तो फिर क्या एटम के लिए फीजिबल है, एटम के लिए अच्छा है ये? जी नहीं। अगर फ्लोरीन के एटम फॉर एग्जांपल यहाँ पे देखें कि ये चाहता था कि ये अपना इलेक्ट्रॉन और एस का इलेक्ट्रॉन दोनों इधर ही रहें, इस रीजन में रहें ताकि दोनों की स्टेबिलिटी बरकरार रहे। पर अगर एस ऑर्बिटल का इलेक्ट्रॉन यहाँ पे नहीं रहता, इधर भी जाता है, घूमता फिरता रहता है, तो इसका मतलब है कि फ्लोरीन को नुकसान है, फ्लोरीन को स्टेबिलिटी कुछ देर के लिए होनी पड़ती होगी। ये बॉन्ड फिर क्या स्ट्रांग हुआ या वीक हुआ? तो हम कहेंगे कि एस एस ओवरलैप, एस पी ओवरलैपिंग इतनी कोई ज्यादा स्ट्रांग नहीं है। ठीक है जी, अगर सपोज कर लेते हैं कि यहाँ पे अगर एस एस ओवरलैपिंग हो रही होती तो दोनों में क्या हो रहा होता, दोनों केसेस में फिर यही हो रहा होगा कि जैसे हम प्रीवियसली हमने देख चुके हैं कि अगर एस एस ऑर्बिटल होता पी नहीं होता, दोनों में यही होता कि दोनों में यूनिफॉर्म प्रोबेबिलिटी होती और इस रीजन में इलेक्ट्रॉन के रहने की प्रोबेबिलिटी भी उतनी होती जितनी इधर इलेक्ट्रॉन के होने की प्रोबेबिलिटी। तो इसका मतलब है कि अब इलेक्ट्रॉन इसमें तो फिर भी एक इलेक्ट्रॉन तो यहाँ पे मौजूद होगा मोस्ट ऑफ द टाइम, और एक इलेक्ट्रॉन का मसला है, उसमें तो दोनों इलेक्ट्रॉन का मसला होगा, इसीलिए एस एस ओवरलैपिंग जो होगी वो वीक ओवरलैपिंग होगी, और उसके बाद एस पी ओवरलैपिंग जो होगी वो भी फी बी की होगी। पर अगर दोनों पी पी मिल जाए, दोनों डायरेक्शनल हैं, दोनों की इलेक्ट्रॉन की जो ना प्रोबेबिलिटी यहाँ पे फाइंडिंग ऑफ द इलेक्ट्रॉन इन द लोब इज मैक्सिमम, तो लोब में मैक्सिमम है, तो जब दोनों लोब्स एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट करेंगे और ओवरलैप रीजन जो बनेगा वो दोनों लोब्स के दरमियान ही बनेगा, तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन की फाइंडिंग की प्रोबेबिलिटी इस ओवरलैपिंग रीजन में ज्यादा होगी बनिस्बत एस पी एस एस के, इसीलिए हम कहेंगे कि पी पी जो ओवरलैप होगी वो सबसे स्ट्रांग होगी। इसी को अगर हम पॉइंट्स की सूरत में लिखें तो हम कहेंगे कि बॉन्ड कितना स्ट्रांग है। स्ट्रांग बॉन्ड फॉर्मेशन के लिए जरूरी है कि इलेक्ट्रॉन कहाँ पे रहे, रीजन ऑफ ओवरलैप में रहे। इलेक्ट्रॉन रीजन ऑफ ओवरलैप में रहेगा तो बॉन्ड स्ट्रांग होगा, दोनों एटम्स स्टेबल होंगे। ठीक है जी, पर अगर
चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन देखा जाए तो चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन जो होती है एस ऑर्बिटल में, जो कि हमने अभी डिस्कस किया, उसको हम जस्ट राइट करें पॉइंट की सूरत में कि चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन जो होती है इसमें यूनिफॉर्म होती है। इसीलिए इलेक्ट्रॉन की प्रोबेबिलिटी जितना ओवरलैप रीजन में है रहने की है, उतनी ही दूसरे किसी रीजन में रहने की है। तो इलेक्ट्रॉन बनिस्बत बी के इलेक्ट्रॉन ओवरलैप रीजन में कम रहेगा। ठीक है जी। इसी तरह हमें पी ऑर्बिटल के बारे में बताया कि उसकी डायरेक्शनल डिस्ट्रीब्यूशन होती है, और वो क्या होता है कि उसके हेड में प्रोबेबिलिटी ज्यादा होती है, यानी लोब्स में इलेक्ट्रॉन की फाइंडिंग की प्रोबेबिलिटी ज्यादा होती है। और जो ओवरलैपिंग होगी, हेड टू हेड ओवरलैपिंग होगी, तो उसमें क्या होगा, पी ऑर्बिटल का लोब भी पार्टिसिपेट करता है, तो पी ऑर्बिटल की इलेक्ट्रॉन की उस ओवरलैपिंग रीजन में रहने की प्रोबेबिलिटी एस के बनिस्बत ज्यादा होगी। इसीलिए हम कह सकते हैं कि पी की ओवरलैपिंग जो होगी वो सबसे स्ट्रॉन्ग होगी, एस पी उससे कुछ ज्यादा, और एस एस सबसे वीक होगी। पर क्या एस एस सबसे वीक बॉन्ड होता है हमेशा? जी नहीं। हमने अभी सिर्फ हेड टू हेड ओवरलैपिंग तो पढ़ी थी, अभी हम पढ़ते हैं साइड वेज ओवरलैपिंग, जिसको हम पाई बॉन्ड कहते हैं। पाई बॉन्ड कैसे बनता है? ऐसे बनता है कि दो इंटरन्यूक्लियर एक्सिस के पैरेलल अगर ओवरलैपिंग हो तो पी ऑर्बिटल्स के दरमियान पाई बॉन्ड बना है। ठीक है। तो ये जो ओवरलैपिंग हो रही है वो डिस्ट्रीब्यूटेड है, जैसे कि यहाँ पे भी ओवरलैपिंग हो रही है, फिर एक ऐसा रीजन आता है, नोड आ जाता है जिसमें कोई प्रोबेबिलिटी इलेक्ट्रॉन की फाइंडिंग की नहीं है, और फिर ऐसा रीजन आता है जहाँ पे फिर ओवरलैप हो रही है, तो इलेक्ट्रॉन की डिस्ट्रीब्यूशन यहाँ पे भी और यहाँ पे भी मिलेगी, और ऐसे रीजन से गुजर के मिलेगी यहाँ पे इलेक्ट्रॉन की प्रोबेबिलिटी जीरो है। अगर इसको दूसरे टर्म में कहें तो ये अलोंग दी इंटरन्यूक्लियर एक्सिस मौजूद नहीं है, यानी कि बिल्कुल न्यूक्लियस के सामने नहीं है, न्यूक्लियस से थोड़ा सा दूर बॉन्ड बनेगा ये। तो थोड़ा सा दूर बनेगा तो इसका मतलब है न्यूक्लियस का फोर्स इतना ज्यादा नहीं लगेगा, दोनों न्यूक्लियर का फोर्स इतना नहीं लगेगा, तो ये थोड़ा वीकर बॉन्ड होगा, यानी कि ये सबसे वीकर बॉन्ड होगा, वीकेस्ट बॉन्ड होगा। ठीक है जी। एस एस ओवरलैप जो है, जो कि हेड टू हेड ओवरलैप में सबसे ज्यादा वीक है, पाई बॉन्ड जो होता है वो उससे भी ज्यादा वीक होता है। That's all for today, and wait for the next lecture. Till then,